Assalamu alaikum. With the wish and hope that you are in good state of your health and doing well. Today's lecture session is about designing a PI control for a voltage control problem. तो स्टार्ट करते हैं आज की सेशन में। ठीक है, रिकॉल करें, हमने एक ट्रांसफर फंक्शन जो है वो आइडेंटिफाई किया था फॉर अ सीरीज आरसी सर्किट लैब नंबर 6 में। लैब नंबर 6 में हमने जो है वो ये एक सिस्टम लिया था सीरीज आरसी सर्किट, जिसमें इनपुट आपके पास एक वोल्टेज सोर्स थी और आउटपुट पे आप कैपेसिटर के वोल्टेज को जो है वो देख रहे थे। ठीक है, तो अब आज की लैब का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज कि हमें इस कैपेसिटर के वोल्टेज को जो है वो मेंटेन करना है एट अ कांस्टेंट वोल्टेज। ठीक है, और उस पे हम जो है फीडबैक कंट्रोल लगाएंगे कि ये वोल्टेज जो है वो फॉर एग्जांपल 1 वोल्ट के ऊपर जो है वो रहे, ना ही 1 वोल्ट से कम हो ना ज्यादा हो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कंट्रोलर जो है वो सोर्स वोल्टेज को जो है वो रेगुलेट करेगा, ताकि जब कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप होने लगे तो यहाँ से सोर्स वोल्टेज बढ़ा दे ताकि कैपेसिटर चार्ज हो जाए। और अगर ये सोर्स वोल्टेज कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ना ज्यादा होना शुरू हो जाए सेट पॉइंट से, तो यहाँ से सोर्स वोल्टेज को कम कर दे ताकि वो वापसी जो है डिक्रीज होकर और अपनी एक स्टेडी स्टेट वैल्यू को मेंटेन रखे। ठीक है, तो जब भी हम फीडबैक लगाएंगे तो हमने जो प्लांट है हमारे पास, हमने उसका ट्रांसफर फंक्शन यहाँ लैब 6 में आइडेंटिफाई किया था इसका, जो कि ये था ट्रांसफर फंक्शन आपके सिस्टम का, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो हमने आइडेंटिफाई किया था। जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू आउटपुट पे हमारे पास कैपेसिटर का वोल्टेज और इनपुट पे आपके पास सप्लाई के वोल्टेजेस हैं, और इसका ट्रांसफर फंक्शन था 1/0.01 s+1, इधर के और टाउ की वैल्यू के इज इक्वल्स टू 1 और टाउ इज इक्वल्स टू 0.01 हमने जो है वो मेजर की थी, और उसके अकॉर्डिंगली हमने सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जो है वो डिफाइन किया था। तो हमने सेम प्रॉब्लम ली है, अब हमने क्या काम करना है, हमने इसके ऊपर एक क्लोज लूप सिस्टम लगाना है ताकि इसके जो आउटपुट वोल्टेज है उसके अंदर वेरिएशन ना हो, वो एक स्टेडी स्टेट वैल्यू को मेंटेन रखे। ठीक है, तो हम जैसे ही सिस्टम को मैटलैब के ऊपर ले जाके सिस्टम को डिफाइन करेंगे। ठीक है, और जब हम इसके ऊपर फीडबैक लगाएंगे, क्योंकि हमने क्लोज लूप सिस्टम बनाना है तो हमने इसके ऊपर पहले फीडबैक भी लगाना होगा। ये कैसे लगाते थे, ये हमने लैब नंबर 4 में देखा था कि हम किस तरह से सिस्टम के ऊपर जो है वो फीडबैक लगाते हैं। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन वाली जो मेरी वीडियो है उसके अंदर मैंने बताया था कि फीडबैक किस तरह से जो है वो मैटलैब में अप्लाई किया जाता है किसी भी सिस्टम पे। तो जब मैंने इसके ऊपर फीडबैक अप्लाई किया तो फिर ये एक नया सिस्टम बन जाएगा, और फिर जब मैंने उस सिस्टम की जाके परफॉर्मेंस को जाके एनालाइज करा मैटलैब में, तो इसको मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। फिलहाल मैं जो हूँ इसमें जो है ये कॉम्पनसेटेड वाला जो सिस्टम है इसको ऑफ कर देता हूँ और सिर्फ आपको अनकॉम्पनसेटेड सिस्टम का रिस्पॉन्स दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इस तरह से सिस्टम का रिस्पॉन्स आ रहा है। अब आप देखें, आपने इनपुट पे स्टेप यूनिट स्टेप अप्लाई किया है, यानी 1 वोल्ट अप्लाई किए हैं, लेकिन आउटपुट पे 1 वोल्ट नहीं आ रहे बल्कि 0.5 वोल्ट आ रहे हैं, because of the nature of the circuit, because it is a series RC circuit in nature। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं हमारे पास जो टाइम रिस्पॉन्स है, यहाँ पे मैं नहीं पता, हमें सिर्फ यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपके जो आउटपुट वोल्टेज है जिसे 1 पे जाना चाहिए था, बिकॉज हमने 1 अप्लाई की है, लेकिन वो 1 पे नहीं जा रहा, उससे कम है, यानी आपके सिस्टम के अंदर जो है वो एक स्टेडी स्टेट एरर मौजूद है। तो आप इसका स्टेडी स्टेट वैल्यू चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास सिस्टम में जो स्टेडी स्टेट की फाइनल वैल्यू आ रही है दैट इज 0.5, यानी आपके सिस्टम के अंदर अब एक स्टेडी स्टेट एरर मौजूद है। ठीक है, तो अब हमें क्या काम करना है, हमें एक ऐसा कंट्रोलर डिजाइन करना है जो इस सिस्टम के स्टेडी स्टेट एरर को खत्म कर दे, और ताकि हमारे पास एक कांस्टेंट वोल्टेज 1 वोल्ट जो है वो अचीव हो सके। ठीक है, तो ये करने के लिए हमारे पास एक मेथड तो ये है कि हम जाके इस पूरे पीछे जो प्लांट है हमारा, इस प्लांट को हम जाके चेंज करें। ठीक है, और जो इसके अंदर डेफिशिएंसीज है उसको ख़त्म करें, और फिर वो जो है वहाँ पे ड्रॉप ना आ रहा हो। ठीक है, लेकिन दिस इज़ अ स्मॉल प्रॉब्लम जो अभी आपको दिख रही है, क्योंकि आपको पता है कि पीछे आपके पास सिस्टम क्या है, एक छोटा सा सर्किट है, लेकिन ये इसकी जगह कोई एक हैवी मशीनरी भी हो सकती है। तो सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ नॉट
feasible to replace the plant। ठीक है, तो जब आप प्लांट को रिप्लेस नहीं करते लेकिन आपने इस प्लांट की परफॉर्मेंस को जो है वो इम्प्रूव करना है, तो उस वक्त आप जो है वो कंट्रोलर्स को जो है वो यूज कर रहे होते हैं। तो हमने जो है प्रीवियस लैब में जो है जो टास्क है उसका हमने परफॉर्म करके देखा था कि हम डिफरेंट नेचर के कंट्रोलर्स को ऐड करके प्लांट की जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, हमने पी कंट्रोलर को ऐड करके देखा था, हमने आई को देखा था, हमने डी कंट्रोलर को ऐड करके देखा था। हर कंट्रोलर के डिफरेंट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दोज हमने जब अपने सिस्टम में देखा तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है सब सिस्टम में स्टेडी स्टेट एरर का मसला जो है वो दिख रहा है। तो स्टेडी स्टेट एरर को रिमूव करने के लिए हमने लैब नंबर 11 के अंदर जो हमारा इंट्रोडक्शन टू पीआईडी था वहां पे हमने देखा था कि स्टेडी स्टेट एरर को एलिमिनेट करने के लिए आपके पास जो कंट्रोलर यूज होता है दैट इज इंटीग्रल कंट्रोलर। ठीक है, लेकिन इंटीग्रल कंट्रोलर ऐड करने से आपके सिस्टम में एक तो ओवरशूट भी आते हैं और दूसरा आपके सिस्टम का सेटलिंग टाइम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे सिस्टम का जो सेटलिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो जाए, बट स्टिल वी आल्सो वांट कि हमारे सिस्टम में स्टेडी स्टेट एरर भी जो है वो रिमूव हो जाए। तो हम इसके लिए जो है एक प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जो है वो यूज करते हैं ताकि आपका सेटलिंग टाइम जो रिड्यूस होता है वो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर कर रहा होता है। तो हम एक पी और आई कंट्रोलर का भी कॉम्बिनेशन जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, वेयर आई कंट्रोलर जो है आपके पास सिस्टम में जो है आपके आई कंट्रोलर आपके सिस्टम के स्टेडी स्टेट को जो है वो इम्प्रूव कर रहा होगा और ये पी कंट्रोलर जो है आपके सिस्टम के सेटलिंग टाइम को ज्यादा बढ़ने नहीं देगा। तो नाउ लेट्स अज्यूम कि हमारे पास डिजाइन रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमारा जो ओवरशूट है वो लेस देन इक्वल टू 5% होना चाहिए, यानी 5% से ज्यादा हमारे पास सिस्टम में ओवरशूट ना हो। यानी हम 1 वोल्ट अप्लाई करें तो एट मैक्सिमम वो जो है 1.05 वोल्ट तक जो है वो चला जाए, लेकिन इससे ज़्यादा का आपके पास सिस्टम में ओवरशूट नहीं होना चाहिए, वरना हो सकता है इसके आगे कोई सर्किटरी हो जो उसकी वजह से डैमेज हो जाए ओवर एक्साइटेशन की वजह से। और दूसरी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है कि सेटलिंग टाइम शुड बी लेस देन इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ अनकम्पनसेटेड, यानी जो प्रीवियसली आपके पास जो सिस्टम था अगर उससे 5 गुना भी अगर बढ़ जाए तो कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस पे। ठीक है, क्योंकि ये जो सेटलिंग टाइम होगा ये इनिशियली आपके पास आएगा और फिर उसके बाद ये डाई आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इन द लाइट ऑफ अबव मेंशन्ड प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस जो हमें बता दी हैं कि 5% से ज़्यादा ओवरशूट नहीं होना चाहिए और 5 टाइम्स से ज़्यादा जो है वो सेटलिंग टाइम नहीं बढ़ना चाहिए सिस्टम का, तो पीआई कंट्रोलर में फुलफिल द डिजाइन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो पीआई कंट्रोलर से हमारी रिक्वायरमेंट्स शायद फुलफिल हो सकती हैं। ठीक है, हम डायरेक्टली पीआईडी की तरफ क्यों नहीं जा रहे, बिकॉज पीआईडी कंट्रोलर विल मेक योर सिस्टम मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हम सिस्टम को अपने कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहे हैं, हम अपने सिस्टम को जो है वो सिंपल रखना चाह रहे हैं। तो आप सिंपल से सिंपल कंट्रोलर डिजाइन करते हैं, क्योंकि पीआईडी की डिजाइनिंग में फिर आपके पास जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ जाता है उसके डिजाइन का। तो हम सबसे पहले एक सिंपल कंट्रोलर को डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा काम पीआई से नहीं हो पाएगा देन वी विल मूव फर्दर टूवर्ड्स अदर कंट्रोलर टाइप्स जो कि पीआईडी आपके पास होते हैं। तो हम पीआईडी कंट्रोल को पहले देख लेते हैं किस तरह से होता है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीआई कंट्रोलर। तो पीआई कंट्रोलर में क्या होता है, जैसे हमने पीआईडी में देखा था आपके कंट्रोलर के ट्रांसफर फंक्शन में आप प्रोपोर्शनल की टर्म आती है, प्लस इंटीग्रल की टर्म आती है, प्लस एक और टर्म आती है दैट इज डेरिवेटिव। बट पीआई कंट्रोलर में डेरिवेटिव टर्म नहीं है, तो हमने केडी को 0 कर दिया, तो हमारे पास थर्ड एलिमेंट जो है वो खत्म हो गया। तो अब सिर्फ हमारे पास केपी प्लस के आई अपॉन एस है। दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन फॉर अ पीआई कंट्रोलर। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। नाउ दिस विल बी यूज्ड इन मैटलैब सो दैट हम इसके जो है वो ट्रांसफर फंक्शन जो है वो डिफाइन कर सकें और इसके साथ प्ले अराउंड कर सके। ठीक है, तो अब ये जो आपके पास 12.3 में ब्लॉक डायग्राम आपको दिखाई हुई है, इसमें आपके पास जो प्लांट है जो कि इधर प्रीवियस एग्जांपल में जी ऑफ एस था दैट इज सेम एज पी ऑफ एस। जी ऑफ एस और पी ऑफ एस सेम है। ठीक है, हमने एक बीच में सी ऑफ एस ऐड किया है कंट्रोलर।
ठीक है। तो अब ये जो आपके कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि लेट्स एज्यूम कि हम जो है पीआई कंट्रोलर जो है वो अप्लाई करते हैं, बिकॉज आपके सिस्टम में जो है अभी स्टेडी स्टेट एरर का प्रॉब्लम है जो हमने रिमूव करना है। ठीक है, और हमने सिस्टम के सेटलिंग टाइम को देखना है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज ना हो जाए। तो इस वजह से हमने पीआई कंट्रोलर को जो है वो यूज़ कर लिया। ठीक है, फिर आपने क्या काम करना है, अब आपने यही वाला काम करना है, इस ब्लॉक डायग्राम को सॉल्व करना है। आपने अपने कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन लेना है जो कि ये है। ठीक है, आप इसमें से फिलहाल वैल्यूज हटा दें ताकि आप जनरलाइज्ड रिलेशन जो है वो इसका ड्राइव कर सकें, दैट इज k अपॉन टाउ s प्लस 1। ठीक है, दैट विल बी g ऑफ s, और फिर c ऑफ s आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, दिस विल बी योर c ऑफ s, दिस विल बी योर g ऑफ s, या आप इसे p ऑफ s कह लें। ठीक है, अब आपने सबसे पहले क्या काम करना है, इन दोनों को अपनी कॉपी में जाके सीरीज में सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, फिर आपने क्या काम करना है, आपने इसको जो है वो फीडबैक में सॉल्व करना है। फीडबैक का फॉर्मूला आपको जो है वो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन वाली वीडियो में जो है वो दिख जाएगा, लैब नंबर 4 के जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जब आप इसको सीरीज और फीडबैक में सॉल्व करेंगे देन यू विल एंड अप इन दिस ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, आपका ये टास्क है, आपने इसको सीरीज और फीडबैक में सॉल्व करके वेरीफाई करना है कि आपके पास ये ट्रांसफर फंक्शन इस तरह से आ रहा है। आप इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपके पास इस तरह से इक्वेशन 12.4 की जैसी केस नहीं बनेगा, आपने इसको सिंप्लीफाई करना होगा। हमने इसे सिंप्लीफाई क्यों किया है, बिकॉज हम इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जो है वो कंपेयर करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, आपका जो ट्रांसफर फंक्शन जो आपका प्लांट था वो ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था इन नेचर। ठीक है, k अपॉन टाउ s प्लस 1। ठीक है, इसका ऑर्डर फर्स्ट है, और फिर जो आपके कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन है उसका ऑर्डर भी फर्स्ट है। ठीक है, तो ये जब दोनों ट्रांसफर फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इन दोनों का जो कंबाइंड ट्रांसफर फंक्शन होगा दैट विल बी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, तो आपके पास एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो हम इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कि आपके पास डिनोमिनेटर में होती है, आप इसको कंपेयर करवाना चाह रहे हैं विद द जनरल फॉर्म ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इक्वेशन। ठीक है, इस वजह से हमने इस ये जो हमारे पास आंसर आया था हमने इसको रीअरेंज किया है ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, एस स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 हो जाए। ठीक है, फिर s के साथ आपके पास कोई कोफिशिएंट होगा तो हम इन दोनों को कंपेयर करा सकते हैं, इक्वेट करा सकते हैं, और फिर लास्ट में आपके पास जो है वो ओमेगा एन स्क्वायर होता है, तो हम इसको और ओमेगा एन स्क्वायर को कंपेयर करा सकते हैं। जब हम ओमेगा एन स्क्वायर को कंपेयर कराएंगे विद दिस कि ये दोनों चीजें अगर इक्वल होंगी तो ओमेगा एन स्क्वायर विल बी इक्वल टू k अपॉन के आई अपॉन टाउ। तो वहां से आपके पास ये के आई का रिलेशन निकल के आएगा कि के आई किसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली जब आप इसको कंपेयर करवाएंगे इस वाली टर्म से तो वहां पे आपके पास केपी का रिलेशन निकल के आएगा कि केपी का गेन निकालने के लिए आपके पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी आपको डिजाइन रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे बताई थी कि ओवरशूट 5% होना चाहिए और ये लेस देन इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ अनकम्पनसेटेड सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो ओवरशूट से आपको जो है वो जीटा का क्या रिलेशन है और सेटलिंग टाइम से आपके ओमेगा एन और जीटा का क्या रिलेशन है, ये हमने लैब नंबर 9 में जहाँ पे आपके पास जो है वो लैब नंबर 9 में एनालिसिस ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, यहाँ पे हमने रिलेशनशिप देखे थे कि आपका ओवरशूट के साथ जीटा का क्या रिलेशनशिप है और आपके सेटलिंग टाइम का आपके जीटा और ओमेगा एन के साथ क्या रिलेशन है। तो अगर आपको ओवरशूट पता है, एमपी पता है कि कितना होना चाहिए, तो उसकी रिस्पेक्ट से आप बता सकते हैं कि मेरे इतने ओवरशूट पे मेरे सिस्टम का जीटा यानी डैम्पिंग रेशियो जो है वो कितना होगा। ठीक है, और इधर से आपके पास जो डैम्पिंग रेशियो आ जाएगा, और फिर आपको दूसरा सेटलिंग टाइम भी जो है वो बता दिया है कि सेटलिंग टाइम इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपने सेटलिंग टाइम चूज कर लिया और जीटा आप ऊपर से जो है वो निकाल चुके हैं, तो फिर आप ओमेगा इनकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो आपके पास यहाँ पे जो फॉर्मूलाज हैं 12.5 और 12.6, यहाँ पे आपको ओमेगा एन भी पता है,
टाउ और के हमने लैब 6 में निकाल लिया था और ऊपर इसको डिफाइन भी कर दिया था। तो यहाँ पे आपने अपने प्लांट की जो ट्रांसफर फंक्शन है उसके वैल्यूज कोफिशिएंट्स को यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो आपके पास के आई का कांस्टेंट आ जाएगा कि मुझे 5% ओवरशूट रखने के लिए और सेटलिंग टाइम को जो है वो 0.05 सेकेंड रखने के लिए मेरी केपी और केआई के गेन्स क्या होने चाहिए। ठीक है, आपके पास केपी और केआई के गेन्स की वैल्यूज जो है वो कंप्यूट होके आ जाएंगी। ठीक है, फिर आपने क्या काम करना है, सबसे पहले तो आपने मैटलैब में जाना है, इस ट्रांसफर फंक्शन को डिफाइन करना है जी ऑफ एस को। ठीक है, फिर आपने इसको क्लोज लूप में सॉल्व करना है। ठीक है, और आपने इसका जो है वो स्टेप रिस्पॉन्स प्लॉट कर लेना है, जो आपके पास ये ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर आपने इसकी जो है सेटलिंग टाइम और राइज टाइम वगैरह को जो है वो नोट डाउन कर लेना है। अगर मैं इसको यहाँ पे आपका सेटलिंग टाइम दिखाऊं दैट इज 0.01 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसको अगर हम 5 टाइम्स कर लें तो 0.05 सेकेंड हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इसी को कंसीडर करते हुए आपको जो लैब टास्क है वहां पे बताया है कि आपका सेटलिंग टाइम इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपने जो है पहले अनकॉम्पनसेटेड सिस्टम है जो कि यूनिटी फीडबैक में है, उसकी आपने ये तमाम पैरामीटर्स को नोट कर लेना है कि उसका राइज टाइम कितना है, उसका सेटलिंग टाइम कितना है, उसका पीक टाइम कितना है और उसका ओवरशूट कितना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने एक चीज और ऐड करनी है कि आपके सिस्टम में स्टेडी स्टेट एरर कितना है। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट टास्क में आपने क्या काम करना है, आपने जो है ये फॉर्मूलाज को यूज करना है। ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज करने से पहले सबसे पहले आपको जो है ओमेगा एन और जीटा डैम्पिंग रेशियो और नेचुरल एंड फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूलाज भी लगाने पड़ेंगे मैटलैब के अंदर, ताकि वहां से आपके पास जो है जब आप उसे सेटलिंग टाइम और ओवरशूट बताएं तो वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है आपको नेचुरल एंड फ्रीक्वेंसी और डैम्पिंग रेशियो कितना होना चाहिए वो आपको कंप्यूट करके दिखा दे मैटलैब। ठीक है, फिर आप उस जीटा और ओमेगा एन को यूज करते हुए केपी और के आई ड्राइव करेंगे। केपी और के आई की वैल्यूज ड्राइव करने के लिए आपको ये फॉर्मूलाज जो है वो मैटलैब में जो है वो प्लग इन करने पड़ेंगे, तो आपके पास केपी के आई की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या काम करना है, आपने अपना कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन जो है वो डिफाइन करना है मैटलैब में। ठीक है, फिर डिफाइन करने के बाद आप प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन पहले डिफाइन कर चुके थे, कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन आपने अभी डिफाइन कर दिया बेस्ड ऑन द डिजाइन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, फिर आपने मैटलैब में इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करवाना है और फिर आपने इसको फीडबैक में सॉल्व करवाना है, और फीडबैक में सॉल्व करवाने के बाद जब आप इसे प्लॉट करेंगे तो आपके पास जो रिस्पॉन्स आएगा वो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, कॉम्पनसेटेड क्लोज लूप सिस्टम जो कि रेड कलर का है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ कि आपके सिस्टम का ओवरशूट जो कि हमारी डिजाइन रिक्वायरमेंट थी वो लेस देन 5% होना चाहिए। ठीक है, तो ये 6% आ रहा है। ठीक है, तो मैटलैब के अंदर जो है आप फिर इसको थोड़ा सा प्ले अराउंड करके देख सकते हैं। तो ये अब आप देख लेंगे आपके सिस्टम में ओवरशूट जो है वो 5% के नियर है। ठीक है, और इसका अगर हम सेटलिंग टाइम जाके देखें तो सेटलिंग टाइम इज लेस देन 0.04 सेकेंड्स। ठीक है, और अगर हम इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू को जाके देखें तो दिस इज 1, यानी आपके सिस्टम में जो स्टेडी स्टेट एरर था जो 0.5 था वो 0.5 से हट के 1 के ऊपर आ चुका है। ठीक है, सेटलिंग टाइम आपके पास जो 0.01 सेकेंड था अब वो 0.04 सेकेंड्स है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन आपका कंट्रोलर जो है वो डिजाइन हो गया। ठीक है, तो फिर अब आपने कंट्रोलर डिजाइन करने के बाद, ठीक है, फाइंड द क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ यूनिटी फीडबैक कॉम्पनसेटेड सिस्टम। ठीक है, आपने फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स नोट करनी है, आपके सिस्टम का राइज टाइम क्या है, सेटलिंग टाइम क्या है, पीक टाइम क्या है, ओवरशूट क्या है, और यहाँ पे एक और टर्म होगी स्टेडी स्टेट एरर आपके सिस्टम में कितना है। ठीक है, और फिर लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपने इसको समराइज करना है कि आपने इस लैब के अंदर क्या सीखा। ठीक है, आपने सारी कैलकुलेशन दिखानी है, उस कैलकुलेशन में आपके पास सबसे पहले इसकी डेरिवेशन आएगी कि ये डेरिवेशन के बीच में जो स्टेप्स थे इसको सिंप्लीफाई रीअरेंज किस तरह से किया,
और फिर ये फाइनल स्टेप इस तरह से किस तरह से आया आपके पास, फिर आपने कंपेयर करके ये वैल्यूज निकाली। तो ये आपने तमाम मुझे प्रोसीजर दिखाना है, ठीक है। फिर आपने जीटा और ओमेगा एन की वैल्यूज किस तरह से कंप्यूट की। आई रिकमेंड कि आप कैलकुलेटर की जगह मैटलैब के अंदर ये फॉर्मूलाज को इम्प्लीमेंट करें, और फिर आप जो है जीटा और ओमेगा एन की वैल्यूज जो है वो वहीं पे जो है वो दिखाएंगे। यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास वर्क स्पेस के अंदर तमाम वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड है, जीटा ओमेगा एंड सेटलिंग टाइम, ओवरशूट। मैंने ओवरशूट और सेटलिंग टाइम अपने मैटलैब के अंदर ही डिफाइन किया है, ठीक है, ताकि जो है मैं इन फ्यूचर अगर मैं इसका ओवरशूट या सेटलिंग टाइम चेंज करूँ तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक एक पैरामीटर चेंज करूँगा, नीचे मेरी तमाम वैल्यूज हर चीज़ चेंज हो जाएगी और मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ जो है वो विजिबल हो जाएगा। तो आप भी इसी स्ट्रेटेजी को अप्रोच करें और मैटलैब के अंदर हर चीज़ डिफाइन करें, ठीक है। और फिर जब आपने स्क्रीनशॉट देने हैं लास्ट में, अटैच ऑल मैटलैब ग्राफ्स, तो आपने इसके तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को ओपन करना है और फिर ये जो आपके पास रीडिंग्स आ रही होती हैं इसके साथ आपने स्क्रीनशॉट लेना है, ताकि इसके अंदर ये क्लियरली विजिबल हो जाए कि आपकी जो है वो ये चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव हुई हैं और आपका सिस्टम के अंदर जो डेफिशिएंसीज थी वो ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, तो ये जो है वो पीआई कंट्रोलर डिज़ाइन की जो तरीका था, या कंट्रोलर डिज़ाइन का जो तरीका होता है वो यही होता है कि सबसे पहले आप जो है अपने सिस्टम को जो है वो जो आपके पास एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको एनालाइज करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं, मेजर डेफिशिएंसी क्या क्या है, या क्या क्या चीज़ें आपने इम्प्रूव करनी है, उसकी कौन कौन से परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स को आपने इम्प्रूव करना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आप अपना कंट्रोलर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ट्राई टू यूज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है, जितना सिंपल आप कंट्रोलर से काम कर सकते हो वो कंट्रोलर यूज कर लें, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ पी कंट्रोलर से काम नहीं कर सकते थे क्योंकि पी कंट्रोलर में हमने देखा था कि स्टेडी स्टेट एरर जो है वो रिड्यूस हो जाता है लेकिन एलिमिनेट नहीं हो पाता। तो हमारी डिजाइन रिक्वायरमेंट्स ये थी कि हमें उस स्टेडी स्टेट एरर को एलिमिनेट करना है, दैट्स व्हाई हमने पी आई का कॉम्बिनेशन यूज किया, क्योंकि आई कंट्रोलर्स अगर हम सिंपल यूज करते तो हमारे पास स्टेडी सेटलिंग टाइम के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो जाता। उस चीज़ को नज़र में रखते हुए हमने जो है वो पी आई का कॉम्बिनेशन बनाया ताकि सेटलिंग टाइम पे भी ज़्यादा इफेक्ट ना आए और आपका स्टेडी स्टेट एरर भी एलिमिनेट हो जाए और आपके जो ओवरशूट है वो भी मिनिमम से मिनिमम रख के हमने सिस्टम को डिजाइन कर दिया है, ठीक है। आपने तमाम रीडिंग्स को नोट डाउन करना है, ठीक है। और यहाँ पे स्टेप 2 में आपने जीटा ओमेगा एन जो भी लिया है उसको आपने जो अपने टास्क के अंदर वो मुझे नोट डाउन करके बताना है कि ये मेरे जीटा और ओमेगा एन केपी और के आई की वैल्यूज ये आई है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको इस लैब में कोई क्यूरी या कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो फिर हम लाइव सेशन में जब मिलेंगे तो वहाँ पे हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। जो भी आपकी क्यूरीज होंगी, अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो फिर उसको वहाँ पे क्लियर कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और लाइव सेशन में आने से पहले कोशिश करें कि आप ये वीडियो को देखकर टास्क को परफॉर्म कर लें ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल मुझसे पूछें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके जो है वो क्लियर हो सकें, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे जो है वो बहुत सारी चीज़ ऐसी हो सकती हैं जो आपको समझ में ना आ रही हो या आपको कोई कंफ्यूजन हो और आप टास्क परफॉर्म करें उससे क्लियर हो जाएं, और अगर तब भी ना क्लियर हो तो आप मुझसे लाइव सेशन में जो है वो क्यूरीज करेंगे तो वो आपकी जो कंफ्यूजन है वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह लाइव सेशन के अंदर मुलाकात होगी। लाइव सेशन विल बी एज रेगुलर जो है वो आपका सेक्शन बी के साथ ट्यूसडे को और सेक्शन ए और सेक्शन मिसलेनियस के साथ ऑन वेडनेसडे, जो हमारी प्रीवियस प्रैक्टिस रही है सेम टाइमिंग्स पे। जो उसका लिंक है वो एलएमएस पे मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह।
तो फिर इंशाल्लाह जो है वो लाइव सेशन में मुलाकात होगी। इस लैब टास्क को आपने बाय द एंड ऑफ फ्राइडे 19 जून तक जो है वो सबमिट कराना है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर लाइव सेशन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।